अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने इस चैनल SK एडिशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे आज का पेपर देने के बाद, बहुत खुश होंगे आज का पेपर देने के बाद, और दुआ करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा कि आप बच्चों के कमेंट आए थे, इससे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया है। इस पेपर के आंसर की शुरुआत करने से पहले ये बता दिया जाता है, ये है कोर्स बी का पेपर। कौन सा है? कोर्स बी का। कोर्स ए की आंसर की भी आने वाली थी, लेकिन कोर्स ए की आंसर की के लिए मुझे पेपर चाहिए था और मुझे किसी बच्चे ने पेपर अवेलेबल नहीं करवाया। बहुत सारे बच्चों को मैंने कमेंट किया था कि पेपर अवेलेबल करवाएं, पर पेपर अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए पहले कोर्स बी के आंसर की पहले आपके पास आ गई है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने एक प्यारे स्टूडेंट सैफ अहमद का, जो कि बिहार से हैं। आप सभी भी शुक्रिया अदा करें उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे बहुत साफ़ सुथरी पिक्चर लेकर इसका PDF फॉर्मेट बनाकर मुझे सेंड किया और मैं इसका वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूँ। तो सैफ अहमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बच्चे मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाडले हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। इसलिए मैंने आपके लिए लास्ट में दो मैराथन क्लास लगाई थी। एक क्लास में मैंने ग्रामर के सवाल दिए थे और दूसरी क्लास में मैंने आपके बुक वाले सवाल दिए थे। और ये भी कहा था कि आप मॉडल पेपर के चक्कर में मत पढ़ना, सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना। CBSE बोर्ड ने बहुत सारी गलतियाँ की है इस बार, और ये मैंने पेपर वाले दिन सुबह आकर बताया भी था आपको पहले कि मॉडल पेपर और सिलेबस दोनों ही गलत आए हैं। जो मैंने वीडियो बनाए हैं आप इनको पढ़ लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जिन बच्चों ने वीडियो को गहराई से और ढंग से देखा था तो आपको पता होगा कि A to Z एक को एक सवाल उसी वीडियो से ही आए हैं। वैसे मैं सब चीज़ें दिखाऊंगा आपको पेपर में 1 by 1। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, बातें हम पेपर के दौरान शुरू करते रहेंगे। हिदायत पर आपने अमल कर ही लिया होगा। सेक्शन A 10 मार्क्स, हिस्सा अलिफ, दर्ज झैल गैर दर्जी इक़्तिबास में से किसी एक को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। 1 into 5 = 5। यानी आपको 2 इक़्तिबास दिए गए हैं, 2 पैसेज दिए गए हैं, और अलिफ और बे, और दोनों में से आपको कोई भी एक पैसेज को पढ़ना है, उसके जवाब देने हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला आपसे सवाल पूछा गया था, सबसे बड़ा जानवर किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा जानवर किसे कहा जाता है? तो ये रहा आपका इसका जवाब। डायनासोर के दरियाफ्त से पहले हाथी को दुनिया का सबसे बड़ा जानवर समझा जाता था। तो डायनासोर नहीं लिखकर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हाथी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाथी लिखेंगे, क्योंकि पूरा पैसेज हमारा हाथी के ऊपर बेस्ड है, डायनासोर पर नहीं। हालांकि डायनासोर सबसे बड़ा जानवर है, पर यहाँ है कि किसे कहा जाता है? कहा तो हाथी को जाता है, क्योंकि डायनासोर अब नज़र नहीं आते। दूसरा आपको सवाल दिया गया था, हाथी के दांतों के बारे में क्या कहा गया है? इसका जवाब आपको इसी से देखकर ही लिखना था। आपको कोई भी चीज़ मन से नहीं लिखनी है, क्योंकि पैसेज के जवाब पैसेज से ही दिए जाते हैं। इसके 2 लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकलते हैं। इन दांतों से वो खाना खाने का काम नहीं लेता, ये सिर्फ देखने के होते हैं। हाथी के दांत के बारे में क्या कहा जाता है कि उसके 2 दांत होते हैं और जो कि खाना खाने के काम में नहीं आते, सिर्फ देखने के होते हैं। तीसरा सवाल था, इस इक़्तिबास में किस कहावत का जिक्र किया गया है? ये रही आपकी कहावत। इसीलिए कहावत मशहूर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये क्या है? कहावत है। ठीक है, जंगल में गोल बनाकर रहने की क्या वजह बयान की गई है? जंगल में गोल बनाकर, घेरा बनाकर क्यों रहते हैं? हाथी जंगलों में गोल बनाकर रहते हैं और हिफाजत के ख्याल से अपने बच्चों और बूढ़े हाथियों के झुंड के बीच में रखते हैं। किस लिए रहते हैं? हिफाजत के लिए रहते हैं। हाथी का पालना आम आदमियों के बस की बात क्यों नहीं है? ये रहा इसका जवाब।
हाथी पालना आम आदमियों के बस की बात नहीं है। इसकी खुराक और देखभाल का खर्चा दौलतमंद ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपको ये पहला पैसेज करना था और इसके सारे क्या देने थे, जवाब देने थे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वो तो बहुत टफ था, हमें तो नहीं आया। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इसकी बजाय बे में इस वाले से भी सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वाले पैसे से भी जवाब आप दे सकते थे, आपके पास दोनों ऑप्शन थे। चलिए इसके सवाल देखते हैं। अजब शय किसे कहा गया है? खुदा ने अजब शय बनाई है रात। इसका मतलब रात को क्या कहा गया है? अजब शय कहा गया है। रात से किसकी पहचान है? ना हो रात तो दिन की पहचान क्या? यानी रात से किसकी पहचान है? दिन की पहचान है। अगर रात नहीं होगी तो दिन को कौन पहचानेगा? हमेशा ही रात कहलाएगी। ये इसका क्या है? जवाब है। खामोशी कब से छाई हुई है? इसका जवाब है खामोशी सी छाई सरे शाम से। यानी शाम से ही क्या छाई है? खामोशी छाई है। मुसाफिर के क्या मानी हैं? मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र। यानी सफ़र करने वाले को मुसाफिर कहा जाता है। अंधेरे के गायब होते ही क्या हुआ? अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ यानी कि छा गया। इस तरह आपको या तो ये 5 जवाब देने थे या ऊपर वाले 5 जवाब देने थे। अब जो आपको पैसेज दिया गया है, दर्ज झेल इक़्तिबास में से किसी एक को गौर से पढ़िए। यानी किसी एक को आपको जवाब देने हैं, 5 के जवाब देने हैं। या तो ये वाला दे दीजिए या इसके बाद वाले पैसेज का आप दे सकते हैं। आपके पास क्या है? ऑप्शन है। इक़्तिबास हम पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद उसके जवाब देंगे। इक़्तिबास क्या है? आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है। ये एक और ही आग है जो बिन जलाई जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद ये वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशफ़िशां पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, या ज़मीन के अंदर खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से सबसे बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है। तो ये कौन सा सबक है? ये सबक है आदमी की कहानी। कौन सा सबक है? आदमी की कहानी। चलिए अब बारी बारी क्या देना है, इसके जवाब देना है। पहला सवाल है, ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? तो आपको जवाब देना है ये इक़्तिबास आदमी की कहानी से लिया गया है। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, इस इक़्तिबास के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद मुजीब है। क्या है? मोहम्मद मुजीब है। आलिम क्या कहते हैं? इसका जवाब को पहले मिल जाएगा। आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले क्या थी? आग का गोला थी। हमारी दुनिया की क्या थी? आग का गोला थी। अगला सवाल देखें, दुनिया के कभी आग का गोला होने की क्या वजह बताई है? दुनिया पहले आग का गोला थी, क्या वजह बताई है? तो लिखना है ये एक और ही आग है जो बिन जलाई जली। शायद वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमारी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर। क्यों थी? अब इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ से। क्योंकि ये हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर दिखाई देते हैं, और हमारी ज़मीन पर अब भी कई आतिशफ़िशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं। समझ गए? और दहकते खोलते पानी के चश्मे
फूट निकलते हैं। आतिशफिशां पहाड़ क्या करते हैं? तो लिखा है यहाँ पे, आतिशफिशां पहाड़ जब जी चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं। क्या करते हैं? आग उगल देते हैं। तो ये तो मैटर था मेरे प्यारे लाडलो, ये तो था आपका पैसेज का मैटर। ठीक है, अब आपको ये पैसेज नहीं आता है तो आपको ये नज़्म से भी सवाल, गज़ल से भी सवाल पूछे गए हैं। आप उसके जवाब अगर आपको लगता है मुश्किल है तो आप इसके भी जवाब दे सकते हैं। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये गज़ल किसकी है? गालिब साहब की गज़ल है। चलिए एक एक करके इसके सवाल पढ़ते हैं। इस गज़ल के शायर का नाम क्या है? इस गज़ल के शायर कौन है? गालिब हैं। कैसे पता लगाया? लास्ट में नाम दिया गया है, लास्ट में नाम दिया गया है। उम्मीद बर ना आना के क्या मानी है? का मानी क्या है? उम्मीद बर ना आना यानी उम्मीद पूरी होती दिखाई ना देना, ऐसा नहीं लगता कि उम्मीद पूरी होगी, इसलिए लिखते हैं उम्मीद बर ना आना। शायर को रात भर नींद क्यों नहीं आती? ये रहा इसका जवाब, नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत का एक दिन मुअय्यन है। शायर कहता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की टेंशन है, यानी शायर इस फिक्र में डूबा हुआ है कि कहीं उसकी मौत की घड़ी करीब तो नहीं आ गई है, इसलिए उसे नींद नहीं आती है। हालांकि इस चीज़ को बोलते हैं तजाहुल आरिफाना। इस वक्त शायर जानता है कि नींद किस लिए नहीं आ रही, क्योंकि उसे महबूब की याद सता रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही, लेकिन वो झूठ कहता है। इस बात को, झूठ मूठ की बात कहना तजाहुल आरिफाना कहलाता है। और वो कहता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है और मुझे मौत की फ़िक्र सता रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अगला है, हंसी किस बात पर आती थी? ये रहा इसका जवाब, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो पहले किस बात पर हंसी आती थी? तो कहना है पहले हाले दिल पर हंसी आती थी, यानी अपने दिल की हालत पर क्या आती थी? हंसी आती थी। आखिरी शेर में शायर किस से बात कर रहा है? तो यहाँ के ऊपर आखिरी शेर कौन सा है? काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब ये कह रहे हैं गालिब किस मुँह से काबा जाओगे, और ये शेर लिखा किसने है? लिखा भी किसने है? गालिब ने है। किसके लिए लिखा है? गालिब के लिए लिखा है। तो यहाँ पर शायर किससे बात कर रहा है? यहाँ पर शायद ख़ुद से ही बात कर रहा है। शायर खुद से बात कर रहे हैं, गालिब साहब खुद से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ये आपका पैसेज वाला मैटर क्या हो गया लाडलो? कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल में से सिर्फ 2 अल्फाज के वाहिद लिखें। वाहिद यानी एक वचन। आपको यहाँ पर बहुवचन दिए गए हैं, आपको इसको क्या लिखना है? एक वचन लिखना है। हालांकि मैंने आपको जो मैराथन वाला वीडियो है ना, अगर आप उसको वापस जाकर देखोगे, टैली करोगे, तो आपको ये चारों वर्ड इसमें मिल जाएंगे। मैंने 100% ये चारों वर्ड आपको बताए हैं। मैंने आपको वाहिद का जमा बताया था, आपको यहाँ से जमा से वाहिद पूछ लिया गया है। पहला वर्ड है आदाद। आदाद का होगा अदद, क्या हो जाएगा? अदद। क्या हो जाएगा? अदद। दूसरा वर्ड क्या है? मालूमात, इसका हो जाएगा मालूम। क्या हो जाएगा? मालूम। वैसे मेरी राइटिंग गंदी नहीं है, पर पेन उंगली से लिखने में बड़ा अजीब लगता है। मालूमात जमा है, आदात जमा है, इसका सिंगल, इसका वाहिद क्या होगा? अदद और मालूम। तीसरा है कुतुब। क्या है? कुतुब। कुतुब का वाहिद क्या होगा? किताब। क्या होगा? एक है तो किताब, ज़्यादा है तो कुतुब। फिर क्या है? अखबारात। अखबारात का क्या होगा? अखबार। बहुत सिंपल है, आगे रात यानी आत हटाना है। अखबार यानी एक है, अखबारात क्या है? ज़्यादा है। बहुत ही आसान है जवाब। अगला देखिए, बेसाबिके लगाकर 2 लफ्ज़ बनाए। ये मैंने ये भी लिखाया है, साबिके लाही के भी पढ़ाए हैं मैंने आपको, और बे वाला में भी लाइन दिखाई है। मैं अगर इसके बाद टाइम मिला, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, तो मैं आपको सब चीज़ लास्ट में मेंशन कर दिखाऊंगा कि देखो मैंने कौन सी चीज़ कहाँ बताई थी। बे से बनता है बेवफ़ा। क्या बनता है? बेवफ़ा। क्या बनता है दोस्तों? बेवफ़ा। और बे से क्या बनता है? बेचारा। क्या बनता है? बेचारा। क्या बनता है? बेचारा। और क्या बन सकता है? बेगैरत। क्या बन सकता है? बेगैरत। आपको 2 ही लिखना है, ठीक है? बेचारा, बेवफ़ा, बेगैरत।
ठीक है। बेईमान, सभी में क्या लगा है? बेसाबिका लगा है, यानी उपसर्ग लगा है। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज में से सिर्फ 2 के मुज़क्कर लिखने हैं। रानी का क्या होगा? राजा। रानी तू मैं राजा, गाना सुना होगा। माँ का क्या होगा? बाप। बेटी का क्या होगा? बेटा। बेटी का क्या होगा? बेटा। बहन का क्या होगा? भाई। इन चारों में से कोई भी आपको 2 करने थे, बहुत ही इजी थे। अगला देखिए, हथियार मुहावरों के आपको सिर्फ 2 के जवाब देने थे और जुमलों में इस्तेमाल करना था। पहला है हथियार डालना। क्या है? हथियार डालना यानी हार मान लेना। हथियार डालना यानी हार मान लेना। अकबर की फ़ौज के आगे महाराणा प्रताप की फ़ौज ने हथियार डाल दिए, यानी हार मान ली। मैदान छोड़ना। मैदान छोड़ना यानी कि मैदान छोड़कर भाग जाना, यानी जिस मैदान में जंग होती है, जंग का मैदान छोड़कर चले जाना। ठीक है। टीपू सुल्तान की फ़ौज ने इतना जम के मुकाबला किया कि अंग्रेज़ों की फ़ौज ने मैदान छोड़ दिया। समझ गए बात? नीचा दिखाना यानी कि बेइज्जत करना, किसी को लज्जित करना, शर्मिंदा करना, किसी को बेइज्जत करना, ये कहलाता है नीचा दिखाना। बड़े लोग, अमीर लोग अक्सर इतने तकब्बुर में गर्क होते हैं कि हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुंह लटकाना यानी मायूस होना, उदास होना। जब साहिल के नंबर कम आए तो अपने वालिद के सामने प्रोग्रेस लेकर मुंह लटकाए खड़ा था। अब है सवाल नंबर 7, प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखिए। ये नहीं लिख सकते हैं तो 10वीं जमात पास करने की खुशी में दोस्त को ख़त लिखकर मुबारकबाद दीजिए। मैं इन दोनों का जवाब आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ। ठीक है, आपको मैं उसी वीडियो में लेके जाऊंगा जहाँ पर मैंने सवाल आपको कराए हैं। दोनों ही कराए हैं, एज इट इज़ कराए हैं, और ये भी बताया था कि दोनों सवाल आएंगे। और सुबह तक भी बहुत लाडले बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर क्या करना है, क्या करना है। अरे मैंने बोला था लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगी, सर आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, बार बार पूछ रहे थे। फिर है उन्वान पर मजमून, क्या लिखना है? निबंध लिखना है। ऐसे लिखना है, यौम जमहूरिया, पसंदीदा शख्सियत, स्कूल पिकनिक, खेल कूद के फ़ायदे, बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात। आबादी बढ़ने से क्या नुकसान है आप बता ही सकते हैं। स्कूल की पिकनिक पे जाकर क्या मज़े करते हैं बता ही सकते हैं। पसंदीदा शख्सियत, कोई भी आप क्रिकेटर ले सकते हैं, कोई मुफक्किर ले सकते हैं, अल्लामा इकबाल ले सकते हैं, कोई शायर ले सकते हैं, कोई अदीब ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यौम जमहूरिया, 15 अगस्त, ये सब आप ले सकते हैं। मैंने आपको उसमें बताया था खेल कूद, सेहत और खेल कूद के बारे में बताया था कि सेहत और खेल कूद का मजमून आएगा आएगा आएगा, और मैंने बताया था और वो इसमें आ गया है। तो जिस बच्चे ने वीडियो देखा था उसने इजीली कर लिया होगा। मैं भी आपको वापस वीडियो में लेकर चलता हूँ, वहाँ जाकर बता दूँगा। फिर है सवाल नंबर 9, नज़्म पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़याल लिखें। नहीं आता है तो मजमून रज़िया सुल्तान का ख़ुलासा लिखें। आपको दोनों में से किसी एक को थोड़ा बड़ा लिखना है। पहला है नज़्म पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़याल लिखिए। नज़्म पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख़याल ये है कि अल्लामा इकबाल इस नज़्म के ज़रिए बताना चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाया है तो इसमें अल्लाह ताला की क्या है, हिकमत है। इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी शख्स क्या नहीं है, रायगा नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है। हर चीज़ से खुदा की कारीगरी टपकती है और हर चीज़ से खुदा की हिकमत ज़ाहिर होती है। इसलिए जब इंसान को अल्लाह ताला कुछ अता करता है, इसलिए जब इंसान को अल्लाह ताला कुछ दे देता है तो उसे उस नेमत पर घमंड यानी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसे लोगों को तुच्छ यानी हल्का नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया है तो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप 3-4 लाइन में इसका जवाब दे सकते थे इजीली। दूसरा है मजमून रज़िया सुल्तान का ख़ुलासा लिखें। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसे पता था, इल्तुतमिश को पता था कि उसका बेटा इस लायक नहीं है कि वो आगे जाकर उसका शासन चला सके, यानी उसकी हुकूमत को संभाल सके। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले वसीयत की थी कि रज़िया सुल्तान को मेरे मरने के बाद क्या बनाया जाए, सुल्तान बनाया जाए। रज़िया सुल्तान पहली महिला यानी पहली औरत थी जिसने हुकूमत संभाली थी। उन्होंने कुल 3.5 साल हुकूमत संभाली और बहुत अच्छा नाम कमाया। उनकी फ़ौज का मुकाबला अल्तुनिया से हुआ था जिसमें वो हार गई थी
और अल्तुनिया ने उन्हें बंदी बनाकर रख लिया था। और बाद में अल्तुनिया ने जब उनकी हालत को समझा तो बाद में अल्तुनिया से ही उनकी क्या हो गई, शादी हो गई थी। और रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का ओहदा एक याकूत हबशी ग़ुलाम को दे दिया था, जिसकी काफ़ी लोगों ने आलोचना की थी, निंदा की थी, काफ़ी लोगों ने बुराई की थी। लेकिन कुल मिलाकर रज़िया सुल्तान ने बहुत ही अच्छी हुकूमत संभाली थी, जो कोई मर्द संभालता है। अच्छा, अगला सवाल क्या है, इंटरनेट के काम करने का तरीका लिखें। मैं आपको सब सवाल पढ़ देता हूँ और मैं वीडियो लेके चलता हूँ वीडियो पर। ब्रेल किसने ईजाद की? ब्रेल किसने ईजाद की? बेरेल लुई ब्रेल ने ईजाद की है। ठीक है। पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन अल्फाज में बयान की? अभी बताते हैं आपको वीडियो में ले जाकर। रज़िया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और हिंदुस्तान की पहली कौन थी? मल्लिका थी, यानी औरत सुल्तान थी। काठ का घोड़ा किसको और क्यों कहा गया है? ये सब सवाल मैंने आपको वीडियो में बताए थे, मैं इसलिए डायरेक्ट आपको यहाँ उत्तर नहीं बता रहा हूँ, जवाब नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वीडियो में लेके जाता हूँ सीधा। कोख धरती की बांझ होती है, इस मिसरे का क्या मतलब है? ठीक है। अमन आलम का खून फिराक गोरखपुरी की ये नज़्म का है। अवंती की हाजिर जवाबी से मुतालिक कोई एक वाक़या लिखें। ड्रामा कारतूस किसने लिखा है? और नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों के ज़रिए क्या पैगाम दिया गया है? आखिरी सवाल है, रतन सिंह किस साल में पैदा हुए? ये आपके टोटल क्या थे? सवाल थे महापुरुषों। अब आपको लेकर चलता हूँ मैं वीडियो पर और बताता हूँ कि कौन से सवाल आपके थे जो मैंने आपको बताए थे और फिर आपने कहा कि सर ये सवाल आ गए थे। वेरी गुड। चलिए सवाल पे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने पढ़ाए थे साबिके। क्या पढ़ाए थे? साबिके पढ़ाए थे किसमें? मैराथन क्लास में। तो मैंने आपको बताया था कि बे लगाकर क्या बना सकते हैं हम? ये लफ्ज़ बना सकते हैं। बे से बेवफा, बेशरम, बेइज्जत बना सकते हैं। बताओ बताए नहीं बताए थे? बिल्कुल बताए थे। आगे देखो, फिर मैंने आपको पढ़ाए थे मुज़क्कर और मुअन्नस। क्या पढ़ाए थे? मुज़क्कर और मुअन्नस। इसमें हमें क्या बताया था? मैंने पढ़ाया था बाप आ जाए तो बाप का माँ होता है और माँ का क्या हो जाता है? बाप हो जाता है। बेटा का बेटी हो जाता है और बेटी का बेटा हो जाता है। ठीक है। बताओ बताए थे या नहीं बताए थे? हाँ भाई बताए तो थे। फिर मैंने बताया था बहन आ जाए तो भाई हो जाएगा और भाई का क्या हो जाता है? बहन हो जाता है। बताओ बताए थे नहीं बताए थे? बिल्कुल बताए थे। फिर मैंने ये भी बताया था कि राजा आ जाए तो रानी हो जाता है, रानी आ जाए तो राजा हो जाता है। अरे बताओ ना महापुरुष, बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था सर। फिर भी आपने पेपर अच्छा किया नहीं किया? उम्मीद करता हूँ आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वाहिद जमा। क्या पढ़ाया था? वाहिद और जमा। आपको मैंने कहा था वाहिद आ जाए तो वाहिद का जमा करना है और जमा आ जाए तो जमा का क्या कर देते हैं? वाहिद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाहिद कर देते हैं। मैंने आपके सामने कुछ लफ्ज़ आपको मैंने दिए थे और कहा था इन लफ्ज़ को एक बार देख लेना, हो सकता है इसमें से कोई लफ्ज़ आपके इम्तिहान में आ जाए, तो आपको क्या करना है? गलती नहीं करनी है। जैसे कि मैंने एक लफ्ज़ बताया था ख़बर, ख़बर का होता है अखबार, ख़बर का होता है अखबार, और अखबार का जमाउल जमा होता है अखबारात। क्या हो जाता है? अखबारात। ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी थी क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। उसके बाद एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया था आदद। आदत का होता है आदाद। क्या हो जाता है? आदाद। तो आपको आदाद दिया गया था, आदाद को आपको क्या करना था? अदद करना था। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? जी सर बताया तो था। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने मेहनत की नहीं की, अब मैं उसको क्या बता सकता हूँ? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको हर लफ्ज़ में बताऊँ। फिर मैंने बताया था किताब एक वचन होता है और कुतुब बहुवचन होता है। किताब वाहिद होता है, कुतुब क्या होता है? जमा होता है। तो आपको कुतुब दिया गया था, कुतुब का क्या करना था? किताब करना था। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था एप्लीकेशन। क्या बताया था? एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से आपको एक चॉइस दी जाएगी, आपको दोनों में से कोई भी एक करना है। क्या करना है? दोनों में से कोई भी एक करना है। बताओ छुट्टी की एप्लीकेशन आई थी या नहीं आई थी? छुट्टी की दरख्वास्त आई थी कि नहीं आई थी? छुट्टी किसी भी वजह से ले सकते हैं आप, पेट दर्द के लिए ले सकते हैं। मैंने आपको बताया बावजह बहन की शादी,
बहन की शादी की वजह बताकर आपको छुट्टी चाहिए। कैसे लिखेंगे? बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। मोहतरम जनाब, मुअद्दबाना गुजारिश से खिदमत यूँ है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मुझे अजमेर जाना है क्योंकि मेरी बहन की शादी है और मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ का इंतज़ाम, घर की सफाई, सजावट वगैरह सब मेरे ज़िम्मे है। इसलिए मुझे 3 दिन बरोज़ 12 जनवरी से 15 जनवरी 2000 जो भी आप तारीख डालना चाहते थे तक की छुट्टी देने की मेहरबानी करें। आपकी एन नवाजिश होगी। शुक्रिया। मौरिखा जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उसकी तारीख आपको डालनी थी। आपका फरमाबरदार मोहम्मद ज़की। आपको यहाँ पे कुछ भी नाम डालना था, यहाँ पे कुछ भी तारीख डालनी थी। जिस दिन की एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट आपको डालनी थी। चलिए, फ़ीस माफ़ी की रियायत बताया था, नहीं आई, कोई बात नहीं। क्लास का सेक्शन बदलने का आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर हमने आपको बताया था खतूत नवैसी लेटर राइटिंग भी आएगी। बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर लेटर आएगा नहीं आएगा, लेटर आएगा नहीं आएगा। एक मैंने वालिद साहब का लिखाया था और दूसरा लिखाया था कि आपको दोस्त इम्तहान में पास हुआ है, आपको उससे मुबारकबाद देनी है। बताइए ऐसा आया था कि नहीं आया था? दोस्त को मुबारकबाद का ख़त आया नहीं आया? अरे चिल्ला कर बोलो, आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था सर। 614 आदर्श नगर जयपुर, मौरिखा 22 मई 2022। कोई भी तारीख आप डाल सकते थे। अजीज़ दोस्त जावेद, यहाँ पर आपका जो भी दोस्त बेस्ट फ्रेंड आपका नाम यहाँ पर लिख सकते थे। तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुम 10वीं जमात में अव्वल दर्जे से पास हो गए हो। मैं इस मौके पर तुम्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा मशवरा है कि तुम 11वीं जमात की तालीम गंगापुर में हासिल करो और यहाँ के मशहूर स्कूल यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दशहरा मैदान बालाजी मंदिर के पास हासिल करो। ख़त का जवाब जल्द देना, बाकी खुदा का फजल है। घर के सभी लोग खैरियत से हैं। वालिदैन भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने वालिदैन को सलाम अर्ज़ और दुआ की दरख्वास्त है। खुदा हाफिज़, तुम्हारा दोस्त मोहम्मद तैयब ख़ान। आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते थे। अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? फिर मैंने बताया था आपको मज़मून, क्या बताए थे? मज़मून ऐसे राइटिंग आएगी। एक मैं लिखाया था ईद उल फित्र का, नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर लिखा है मैंने ताजमहल, नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा लास्ट दोनों नहीं आएंगे तो ये तो आएगा ही आएगा। जाते जाते बोला था ना, सेहत और खेलकूद या खेलकूद के फ़ायदे, बात एक ही है। अब मैं पूरा निबंध यहाँ पढ़ के बताऊँ, इतना तो मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा। आप वापस वीडियो जाना और वापस वीडियो को बैठ के पढ़ लेना, सुन लेना कि इसका पूरा मजमून क्या था। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आपको सवाल जवाब की तरफ। बताओ ऐसा वीडियो मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने बोला था, ये क्वेश्चंस याद करके जाना, इनसे सवाल आएंगे ही आएंगे, बोला था ना। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे सवालों की जानिब। मैंने बोला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको उनको पढ़ के जाना है, इसमें से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सवाल अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे। ठीक है, याद होंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। एक सवाल ये आया था, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? बोलो, सवाल मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था सर। जवाब क्या है? ब्रेल को लुई ब्रेल ने ईजाद किया था। ब्रेल को लुई ब्रेल ने ईजाद किया था। ये सवाल भी आपके सवाल एग्ज़ाम में आया था। आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था। दूसरा सवाल, पहाड़ ने अपनी बढ़ाई में क्या कहा? ऐसा सवाल आया था ना? हाँ, जवाब क्या है? पहाड़ ने अपनी बढ़ाई करते हुए गिलहरी को नीचा दिखाया और कहा कि पहाड़ की आन बान के आगे ज़मीन भी पस्त है, तो तू उसके आगे एक गिलहरी की क्या हैसियत है? तो उसके आगे गिलहरी की क्या हैसियत है? ये सवाल भी आपके इम्तिहान में आ गया और ये था इसका जवाब। रज़िया सुल्तान कौन थी? रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? रज़िया सुल्तान बहुत ज़हीन, मेहनती और अक्लमंद और होशियार थी। अब ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, जिसने ये सवाल पढ़े थे, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी, रुकनुद्दीन किसका बेटा था, किसने मारा था, बादशाह इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी, ये छोटे छोटे सभी सवाल को अगर आप जोड़ देते एक साथ, इन सभी सवालात को एक साथ क्या कर देते, जोड़ देते, तो आप रज़िया सुल्तान का खुलासा क्या कर देते, आसानी से लिख पाते। ठीक है,
अब अगला सवाल है, बुंदू को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है। आपको सवाल ये पूछा गया, काठ का घोड़ा किसे कहा गया और क्यों, तो आपको जवाब देना था काठ का घोड़ा बुंदू को कहा गया है। बुंदू को कहा गया है, बुंदू को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता, अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता, इसलिए बुंदू को क्या कह दिया गया, काठ का घोड़ा कह दिया गया। और सवाल आए थे कैसे, और बहुत सारे सवाल इससे आए थे। धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है, सवाल आया था। धरती की कोख बांझ होने से शायर की मुराद ज़मीन का बंजर हो जाना है। वो कहता है कि टैंक या तोपें हटे या आगे बढ़ें, वो ज़मीन को रौंद डालते हैं और उसको बंजर बनाते हैं, खेत पैदावार के लायक नहीं रहते। इस नज़्म में शायर ने जंग की हौलनाकियों को बयान किया है, यानी जंग के नुकसान को बयान किया है। फिर आपसे पूछा गया कि अवंती के किसी एक किस्से के बारे में बताएं, तो यहाँ था अवंती ने आसमान में कितने तारे हैं, अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, तो आप ये चीज़ लिख देते कि अवंती ने कहा जितने उसके गधे के बदन पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। इस तरह के जवाब कौन दिया करता था, अवंती दिया करता था। या सराय वाले से मजदूरों के का क्या झगड़ा हुआ था, आप इस झगड़े वाले के जवाब को लिख सकते थे। यानी इस सवाल के 3-4 जवाब थे, आप कोई भी एक जवाब लिख देते तो आपका सवाल का जवाब क्या हो जाता, सही हो जाता। क्या हो जाता, सही हो जाता। कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म के ज़रिए शायर ने क्या पैगाम दिया है। बताओ, ये सवाल बताया नहीं बताया आपको, एग्ज़ाम में आया नहीं आया, आया ना। जवाब है, इस नज़्म में शायर ने की पैगाम दिया है कि तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए मुसलसल आगे बढ़ते रहो, कामयाबी की सिमत अपने कदम बढ़ाते रहो, राह में आने वाली मुश्किलों की परवाह ना करो और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। इस मुल्क के चमन को गुलजार बना दो और चारों जानिब कामयाबी के झंडे गाड़ दो। शायर इस नज़्म में अपने मुल्क की एक रविश को कहकशा बनाने और उसको चमन गुलजार बनाने की तरगीब देता है। ये था इस सवाल का जवाब और ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आया प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का हालात ज़िंदगी, नहीं आया, कोई बात नहीं। मिर्ज़ा गालिब का हालात ज़िंदगी नहीं आया, कोई बात नहीं। इकबाल का नहीं आया, अरे कोई बात नहीं। रतन सिंह का तो आया। रतन सिंह कब पैदा हुए थे, रतन सिंह 1927 में ज़िला सियालकोट, कस्बा दाऊद, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। बताओ, सवाल आया था नहीं आया था, आया था सर। और हबीब तनवीर ने कौन सा सबक लिखा है, ये आपका सवाल पूछा गया है। तो कारतूस सबक किसने लिखा है, हबीब तनवीर ने लिखा है। ये बात आपको याद रखनी थी। बशर नवाज़ का कोई सवाल नहीं आया है। चलिए वापस चलते हैं पेपर की तरफ। तो मेरे प्यारों लाडलों, आपको जो भी सवाल मैंने दोनों वीडियोस में बताए थे वही सवाल एग्ज़ाम में आपका आए हैं कि नहीं आए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर वही सवाल सारे मैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इन सवालों के जवाब कैसे लगे, आपका पेपर कैसा गया, इसका रिव्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सभी को बहुत ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए, आप तमाम ही को ज़िंदगी और आखिरत हर जगह कामयाबी अता फ़रमाए, आपको दुनिया में बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज़ करे, ऐसी मैं आप तमाम ही के लिए दुआ करता हूँ। आप सभी बच्चों से सिर्फ ये गुजारिश है कि मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता, कोई चार्जेस नहीं करता, लेकिन आपके लिए मेहनत बहुत करता हूँ। तो आपका सिर्फ इतना सा फ़र्ज़ बनता है कि आपको जहाँ भी अपने दोस्त मिले, जहाँ भी रिश्तेदार मिले, आप सभी के फ़ोन से क्या कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि लोगों तक उर्दू ज़बान पहुँचे। और आगे भी अगर आप 11th क्लास जाते हैं, 12th क्लास जाते हैं, उर्दू में आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कभी भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी बेहतरी के लिए, आपकी उर्दू में मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। ठीक है, आप जो भी सवाल चाहते हैं, आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सवाल कर सकते हैं।
आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे बच्चे जुड़े ही हैं, आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। जो भी आपके सवाल, जो भी क्यूरीज़ हैं, उन सभी के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नए साल में, क्योंकि साल तो आप पास हो चुके हो, आप 11th में आओगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, और 11th की क्लासेस भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। मैं ही मिलूँगा आपको इसी चैनल पे, आप तमाम की खिदमत में। खुश रहिए, आबाद रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा, हर जगह इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहता। खुदा हाफिज़।